तो आज हम लोग यानी कि बेसिकली बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और दूसरी हम लोग यानी कि जो बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। कल मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें जो है आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताई थी, क्या बताई थी या नहीं बताई थी? बोलिए। यस सर। ठीक है। यस सर। मैंने हाँ, मैंने बेसिक चीजें जो है आपको बता दी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। मैंने शायद सक्सेसिव एनर्जी तक हम लोग गए थे। ठीक है। मैंने कहा था कि ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मैंने कहा था कि मान लो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। मान लो इस एटम का ये वैलेंस शेल है और यहाँ से मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यहाँ से बाहर क्या करना है, खींच के यानी कि निकाल लेना है। अगर जब खींच के निकालना तो यानी कि इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, यानी कि देनी पड़ेगी। तो यही जो एनर्जी दोगे जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल इज नोन एज अ आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि कोई ये सिस्टम है या कोई एटम है, इससे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है मैंने कल की क्लास में बताया था, इंडोथर्मिक होता है, जो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ये क्या करता है, इंडोथर्मिक का मतलब मैंने बताया था, एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एक्सोथर्मिक मतलब क्या बताया था आपको याद है, जो एनर्जी एनर्जी रिलीज। हाँ, एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था कि जो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, यहां तक तो आप लोगों को सभी को कोई दिक्कत नहीं होता। इसकी यूनिट भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पर एटम। मैं सक्सेसिव एनर्जी बस फटाफट से फिर से मैं बता देता हूं क्या होता है। कि मैंने कहा था कि कोई मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट से मैंने एनर्जी दिया, यहाँ पे मान लो कि एनर्जी दिया, और ये क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि ई प्लस। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ई प्लस, और साथ में यानी कि क्या हो गया, वन इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जो है फर्स्ट नाम दे दिया। ओके। अब देखो, यानी कि दूसरा ई प्लस से यानी कि मैं क्या करूंगा, यानी कि जो है निकालूंगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि ई प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से निकाला था और ये जो एक निकाला, तो यानी कि क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब ई प्लस प्लस से यानी कि सक्सेसिव है, यानी कि मैं, आप चाहो तो चार पांच जो भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं जो यानी कि क्या कर रहा हूं कि तीन तलक निकाल दे रहा हूं, ताकि कि जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब यानी कि जो क्या हो जाएगा कि यहां पर से यानी कि क्या हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, I3। अब मुझे बताना कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ई प्लस प्लस से या ई प्लस से या ई से, ई प्लस प्लस। ई प्लस प्लस से। सर ई प्लस प्लस। वेरी गुड। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थर्ड की ज्यादा होगी, फिर किसकी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की ज्यादा हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी वन। आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं कि मेरे पास मान लो कि तीन पेन है। ठीक है। अब मैं एग्जाम में बैठा, और एग्जाम से पहले मुझसे किसी फ्रेंड ने कहा कि एक पेन दे दो। मैं एक पेन दे दूंगा, कहूंगा ठीक है, मेरे पास दो है, मेरे पास तो है। लेकिन फिर से कोई एक और आदमी आया क्लास एग्जाम के दौरान, उसने कहा कि मेरे को दूसरा पेन दे दो। मेरे को देने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, यानी कि मेरे को डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा पेन खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो यानी कि सेम वहां पे भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन होता है वो क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस का फोर्स जो है वो मजबूत होते चले जाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वहां से क्या होता है, न्यूक्लियस खींचना शुरू करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, और जब उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करता है, तब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, यानी कि जो है ज्यादा देनी पड़ेगी। जिस कारण से यानी कि जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो,
फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो यानी कि एनर्जी देना जो है काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इस कारण से आयनाइजेशन एनर्जी जो है यानी कि ज्यादा होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते चले Yes, जाओगे तो sir. उतना इलेक्ट्रॉन निकलना काफी मुश्किल होती चली जाएगी। दूसरा कि कौन कौन सा जो है फैक्टर अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। वैसे मैंने कल बता दिया था आप लोगों को, फिर भी आप जो है यहाँ से हम लोगों ने जो है बात करना था, यही से हम लोगों को शुरू करना था। ये सारी चीजें जो हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि एटॉमिक साइज होगा जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि उतने आसानी से निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये कोई मान लो एटम है और कोई ये एटम है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने दो एटम बनाए, मैं नाम नहीं लिख रहा, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से खींचेगा, सेकंड वाले में या फर्स्ट वाले में? So first. ओके, यानी कि फर्स्ट वाले में ये न्यूक्लियस जो है यानी कि उसको बहुत अच्छे से खींच के रखेगा, यानी कि बहुत अच्छे से खींच के रखेगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन यहाँ से न्यूक्लियस से काफी दूर है, यानी कि उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। अगर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा तो यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। खैर ऐसे समझो कि मान लो कि अभी आप लोग अपने घर में रहते हो मम्मी पापा के साथ। सपोज करो कि आप लोगों को मान लो कि कहीं घूमने जाना है, तो यानी कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब परमिशन जनरली नहीं मिलेगा, खास करके लड़कों के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहेगा कहीं बदमाशी करेगा, कहीं कुछ दिक्कत कर देगा, कहीं मारपीट कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, यानी कि आईआईटी दिल्ली एम्स में पढ़ रहे हो। अब आपके दोस्त ने रात के 9 बजे, यहाँ मैं दिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रात के 9 बजे दोस्त ने कहा कि चलो हम लोग यानी कि क्या करते हैं, घूमने चलते हैं। तो आप तुरंत तैयार हो जाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का बंधन नहीं है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत कम है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाओगे, तुरंत यानी कि जो है चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर ज्यादा करोगे तो मम्मी पापा का जो है फ्लाइंग चप्पल भी आपके पास उड़ता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से नहीं जा सकता। खैर, यानी कि जब आयनाइजेशन एनर्जी साइज ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बताइए, कम होगी या ज्यादा होगी? Come. वेरी गुड। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे देखो कि आपको बस कल ही कहा, जबकि यहाँ पे कहोगे पापा जाने दो ना, मैं इतनी देर में आ जाऊंगा, या जो है ये इस तरह के पता नहीं कौन कौन से जो है बहाने बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप लोग बहाना बनाओगे तो यानी कि आपके पापा फिर बहुत जिद करने पे, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन जोड़ने पे यानी कि आपको क्या कहेंगे, जाओ घूम के आ जाओ। लेकिन जो है शाम के 4 बजे तक से पहले पहले घूम के आ जाना। लेकिन यहाँ देखो रात की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आपका मम्मी पापा का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। वहां से अब आके तो नहीं कह सकते ना, अब उनको क्या पता, आप कहोगे कहीं मान लो कि घूमने गए हो, आप कहोगे कि मैं तो हॉस्टल में हूँ या सोया हुआ हूँ रूम में हूँ, उनको क्या पता। तो यानी कि आपकी बात भी रही, तो यानी कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर साइज डिक्रीज होगा, यानी कि साइज डिक्रीज होगा, तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बताइए? Increase. इंक्रीज होगा, वेरी गुड। यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सभी लोग, आप लोग सभी आंसर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आप लोग सभी बताते हो। तो खैर यहाँ पे से आपको, मैंने ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में आया तो आप लोग लिख देना कि मम्मी पापा के नजदीक में रहते हैं तो इस कारण से जो है मम्मी पापा जो है ऑर्डर नहीं, ऑर्डर कहते हैं यानी कि जो है परमिशन नहीं देंगे, जिस कारण से यानी कि हम लोग नहीं निकले। आपको वहां पे क्या रीजन लिखना है कि न्यूक्लियस के करीब होने के कारण न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ज्यादा देनी पड़ती है। लेकिन सेकंड केस में न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस उतना अच्छे से नहीं लगा पाता है, जिस कारण से यानी कि वो क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि क्या कर देता है, भेज देता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सी बात क्लियर हो जाएगी। इसको एक और तरीके से समझाता हूं कि मान लो कि एक घर में दो बच्चे हैं,
एक घर में 10 बच्चे हैं, अब कोई मांगने आएगा तो कहाँ वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, कहाँ वाला बच्चा दे देगा, यानी कि जहाँ 10 बच्चे होंगे कहेंगे ठीक है ले जाओ, वैसे मेरे घर में जो है बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है, बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, एक आध को लेके चले जाओ, कम से कम मेरा घर जो है यानी कि शांत हो जाएगा। लेकिन जिस घर में 2 बच्चे होंगे या एक बच्चा होगा, उस घर में देखना कितनी, अगर जब मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी के घर में एक बेटी है या एक बेटा है, अगर जो उनके नाना नानी भी मांगते हैं तो नहीं देते हैं, कहते नहीं मैं जाऊंगी तू लेके जाऊंगी, यानी कि वहां से। लेकिन जिस घर में 3-4 बच्चे हैं तो कहते ठीक है नाना नानी एक तू ले जा, एक मामा मामी ले जा, एक चाचा चाची, पता नहीं किसको किसको कहते ले जाओ। लेकिन जब आपके पास कम यानी कि बिल्कुल करीब होंगे, जितना कम होंगे इलेक्ट्रॉन उतना करीब होगा यानी न्यूक्लियस के, और उतना ज्यादा जो है यानी कि एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, ये जस्ट मैंने भी बता दिया। तीसरा, सॉरी दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जिसका जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। जिस इसको समझाता हूं, आप लोगों ने लिथियम सेकेंड ग्रुप के सभी एलिमेंट याद है, बताइए कौन कौन से होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, आगे बोलिए, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कौन सा लास्ट में होता है? नियॉन, नियोन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब यानी कि देखो यहां से यहां की ओर जाने पे यानी कि क्या हो रहा है कि आपका रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। और वैसे भी यहां से यहां पे जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। आप लोगों को पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर, न्यूक्लियर चार्ज ऑन हाँ, इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस को खींचने की टेंडेंसी जो होती है वो इधर साइड जाओगे ज्यादा होती चली जाएगी। क्यों होती है? क्योंकि साइज छोटा होता है, तो उस कारण से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखता है, जिस कारण से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है निकलना नहीं चाहेगा। ठीक है, यानी कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो है क्या हो जाता है? यानी कि हाई हो जाता है। तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये जनरल ट्रेंड है, ये सही नहीं है। आगे मैं बताऊंगा क्या गलती है। ये जो है यानी कि बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल सही नहीं है, जब मैं आपको इसकी ट्रेंड की बात करूंगा। लेकिन ये हमने जनरल ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाओगे तो यानी कि जो है यानी कि क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और अगर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यानी कि जो क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब आप कहोगे सर आपने जेड के बारे में बताया था यानी कि एटॉमिक नंबर। खैर यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं? इफेक्टिव चार्ज भी ले रहे हैं, यानी कि जेड यानी कि प्रोटॉन के टर्म में ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा मुझे बताइए, जितना ज्यादा यानी कि ENC लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, ENC जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? उतना ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, अगर ENC यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जितना कम होगा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? उतना कम होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं आगे। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है मोस्ट एकदम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यही आपका जो है इस वाले पॉइंट को क्लेरिफाई करेगा। मैंने अभी यहाँ नहीं बताया, मैंने बस जनरल ट्रेंड लिखा, ये जो कि गलत है। मैं आगे बताऊंगा कहाँ गलत है, ये चीजें जो है अभी जस्ट आपको। आप मुझे बताओ कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड में कौन कौन आते हैं बताएंगे कोई? 1s1, p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, d में कितने होंगे? 5 ओके, वेरी गुड। f में कितने होंगे? 7, वेरी गुड। अब 7 यानी कि अब यहाँ पे फुल फील्ड में s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 2, p में कितने होंगे? 6, 6 और d में 4, कितने होंगे? 10, और 10, f में कितने हो जाएंगे? 14, 14। ठीक है, यानी कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड दिख जाए तो आप बिल्कुल सावधान हो जाना, यानी कि कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेंड फॉलो करना चाहिए
वो ट्रेंड फ्लो नहीं करेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के लिए यानी कि क्वेश्चन जो है यानी कि क्या होगा, आंसर जो है यानी कि बिल्कुल जनरल से नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होता है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब मुझे बताओ, जो स्टेबल होगा वो क्या किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं, क्योंकि चारों तरफ उसको बराबर फोर्स बना हुआ है, यानी कि एक के बिगड़ जाने से उसका पूरा का पूरा एटम बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। और आपकी ये जिद है कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यानी कि एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसा समझो कि मान लो कि आप चाहते हो सरकारी आदमी जो है यानी कि ये जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में चले जाए। अगर मैं बता रहा हूं कि सरकारी आदमी की जॉब की सैलरी अगर जब 20,000 है, आप उसको 60,000 भी दोगे तो वो नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन आप उसको 1 लाख दे दो, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो, तब तो वो चले जाएगा। लेकिन वही केस होता है कि जो हाफ फील्ड होता है, फुल फील्ड होता है, यानी कि क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल होने के कारण वो जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, एनर्जी जो है यानी कि ज्यादा लगती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? अगर देखो पेनिट्रेशन, अगर जब आप बुक में पढ़ोगे तो वो कहता है कि न्यूक्लियस की और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है। ठीक है, ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये जो है एफ है। ओके, अब देखो कि न्यूक्लियस से जो जितना ज्यादा खींच के रखेगा, यानी कि न्यूक्लियस जिसको जितना ज्यादा खींच के रखेगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, यानी कि उतना ज्यादा यानी कि खींच के रखेगा। अब जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस को खींच के रखेगा, या न्यूक्लियस जिसको जितना ज्यादा खींच के रखेगा, उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। ये आप उसको, मैं कहूंगा आप ऐसे याद मत रखो। आप क्या याद रखो कि जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। बस सिंपल सी बात है। अब मैं इसको एनर्जी के टर्म में ना कह के क्या कर दिया, क्लोजनेस के टर्म में कह दिया। यानी कि जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। अगर जब उतना ज्यादा होगा तो यानी कि जो होगा, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, एस का, फिर पी का, फिर किसका होगा, डी का, एंड लास्ट में किसका हो जाएगा, यानी कि एफ का हो जाएगा। ओके, ध्यान देना कि जो कंपैरिजन करोगे, कंपेयर penetration effect penetration effect in same orbital, डिफरेंट ऑर्बिटल में नहीं करना। बच्चे गलती कर देते हैं, मैं इसलिए इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं कि जब भी कंपैरिजन करना, वो हमेशा किस में करना, सेम ऑर्बिटल में, यानी कि जो है यानी कि क्या करना, करना। जैसे कहोगे सर इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं कि 3s और 4s में कंपैरिजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्बिटल सेम नहीं है। एक का 3rd ऑर्बिटल है, एक का 4 ऑर्बिटल है। तो सर कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे मैं कहता हूं कि 3s, 3p और 3d, इसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसमें होगा? 3s, ओके, वेरी गुड, सही है। 3s में होगा क्या, 3p में होगा? मैं कहूं कि मुझे बताओ, क्या इसका कंपैरिजन होगा क्या 2s1, 2p, सॉरी 2s2 या 2s1 या 2p2 लिख देता, क्या इसका कंपैरिजन होगा क्या? बोलिए, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैंने जो एम्फसाइज कर दिया इसलिए क्या? बोलिए सेजल, प्रीति, वरुण, कुछ तो बोलिए। अच्छा, yes sir, कंपैरिजन सर हो जाएगा। किसका ज्यादा होगा? बिल्कुल होगा। आप ये देखना, ये नंबर 2 और 3, क्या इसका होगा क्या 3s एंड यस सर, 4s का? no sir, यस सर, नो सर। नहीं, इसका नहीं होगा। इसका ऑर्बिटल दोनों का अलग अलग है। जिसका ऑर्बिटल सेम होगा तब यानी कि जो है कंपैरिजन हो जाएगा। ओके वरुण,
ठीक है, मेरे ख्याल से Yes, इतनी सी sir. बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए Yes, अब sir. देखिए, यानी कि अब हम जो मेन बात है वो यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप इस अब जो यानी कि 10 मिनट में बताऊंगा आपको, मैं 100% लिख के दे रहा हूं कि आयनाइजेशन अगर द एनर्जी से क्वेश्चन आएगा तो वो इसी पॉइंट से आएगा। ठीक है, पहला अलोंग अ पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहोगे? सर हॉरिजॉन्टल। हाँ, यानी कि इस डायरेक्शन में, जैसे मेरा जो है मार्कर चल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैं पहला लेता हूं पीरियड 1 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पीरियड 1 ले लेता हूँ। पीरियड वन में दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। नजदीक नजदीक ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को मेरे ख्याल से। नो सर। ठीक है, ओके। अब देखो कि मैंने कहा कि जो हीलियम की साइज होती है यानी कि काफी ज्यादा स्टेबल है। ये कैसा है? बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये सरकारी आदमी है। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी जो हीलियम की होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैं बता दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन द पीरियोडिक टेबल, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। इस बात को याद भी रख लेना, कोई एक बार क्वेश्चन पूछा है। इन द पीरियोडिक टेबल हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे, मैं गलत लिख दिया ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में आप इस बात को याद भी रखना कि जो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी हो जाती है, यानी कि हीलियम की हो जाती है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं पीरियड 2 की बात करूं, ये ध्यान से सुनना, आपको यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। आप अगर जो नीट की बुक खोल के देखोगे तो यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जनरली गलत क्या करते हैं, पीरियड 2 के लिए मैं लिखूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पूरे हम लोग ऐसा पढ़ के जाते हैं, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड देन इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेड, यही पढ़ के भी जाते हैं। यानी कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यही बुक में भी लिखा रहता है, Yes, sir. व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीज। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। क्या एक्सेप्शन आ जाता है, अब मैं उस एक्सेप्शन को आपके लिए जो है बनाता हूं। यानी कि अगर जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2s1 और इसका 2s2, 2p1, 2p2, 2p3 और 2p4 और 2p5 और 2p6, ठीक है, यानी कि मैंने क्या करा, इस प्रकार से यानी कि जो है इसको लिख लिया। अब देखो, आपको मैंने कहा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, ये कौन सा है, फुल फिल्ड है, फुल फिल्ड है। Yes, sir. और ये कौन सा है, हाफ फिल्ड है। यानी कि आप बताइए कि ये तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि Yes, sir. अगर Yes, ये, sir. हाँ, तो यानी कि जनरली मैं बता रहा हूँ बच्चे क्या लिखते हैं, जनरल ट्रेंड, लेकिन होना क्या चाहिए, अगर जब मैं लिखता जनरल ट्रेंड यानी कि नियॉन, फिर उसके बाद फ्लोरीन सबसे ज्यादा इससे निकालने में लगता, फिर फ्लोरीन से, फिर ऑक्सीजन से, फिर नाइट्रोजन से, फिर किससे, कार्बन से, किससे, बोरॉन से और बेरिलियम से, और फिर किससे लगता, लिथियम से। जो कि ये क्या है, गलत है या सही है? गलत है। गलत है। ओके, वेरी गुड वरुण। अब देखो राइट क्या होना चाहिए, राइट के लिए जो है मैं अपना जो है ग्रीन पेन से लिखता हूं, इसका
आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, बस एक एक आगे कर देना है। यानी कि जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या कर देना, बस एक बढ़ा के लिख देना है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ना बस ज्यादा हो जाती है बस एक एटम से आगे, जिस कारण से उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी एक एटम से आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा तो वैसे नियोन का ही होता है, फिर फ्लोरीन का। लेकिन ऑक्सीजन को यानी कि क्या कर जाता है, यानी कि जो नाइट्रोजन आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पे अब नाइट्रोजन आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, फिर कार्बन आ जाता है, फिर बेरिलियम आगे बढ़ के यहाँ पे बेरिलियम आ जाता है, और ये बोरॉन आ जाता है, और ये लिथियम आ जाता है। तो ये जो है यानी कि राइट ऑर्डर है। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर, ओके, Yes. यस अब सर, हम यानी कि सेम टू सेम पीरियड थर्ड के लिए निकालते हैं। सेम टू सेम हम किसके लिए निकालते हैं? पीरियड जो है यानी कि थर्ड के लिए निकालते हैं। अब देखिए मेरे पास यानी कि क्या है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड में, थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, कोई बताना चाहेंगे? Sodium, magnesium, aluminium. वेरी गुड। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 16 क्या होता है, सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, और यानी कि 20 कैल्शियम। ओहो, यहाँ पे मेरे को तो आर्गन तक ही लिखना है, पीरियड थर्ड तक। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से होगा। फिर से जनरल ट्रेंड ऐसे जाएंगे तो यानी कि क्या होना चाहिए था, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3s1। ठीक है, आप लोगों को मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकालने सिखाया है, याद है या भूल चुके हो? Yes, sir. याद है। ओके, Yes. ठीक है। 3p2, 3p3, 3p4, 3p5। वैसे मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते का एक छोटा सा पार्ट छूटा हुआ है, यानी कि आपको नेमिंग याद करने का तरीका नहीं बताया हूँ। तो आप लोग मुझे बता देना कि कब जो है, यानी कि कल लास्ट क्लास होगी तो मैं एक क्लास लेके, क्योंकि संडे आपका पेपर है, तो इसलिए संडे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा, संडे को इस बार तो मेगा टेस्ट है नहीं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि वो पहले कंप्लीट कर दूं, इसीलिए। ठीक है, तो एक संडे को, सैटरडे या फ्राइडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। आप लोग कब फ्री होते थोड़ा सा मुझे बता देना। ओके सर, आपकी क्लास कब होती है फ्राइडे को? 8 से 10. 8 से 10। क्या मैं 7 से 6:30 से 7:30 रख लूं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक ले लेंगे तो, ताकि कि जो पूरा जो हमारा मैनेज हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा यूनिट, ताकि कि आपके पास भी आधा घंटा रहेगा, तो यानी कि जो है आप उसमें जो है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अब यानी कि अब यहाँ पे देखो, मैं फिर से वैसे लिख देता हूँ, ये कैसा होगा, हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा? उधर गया पास पूरा। Sir, fully filled. वेरी गुड, Full. थैंक यू। Full. यानी कि ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, और ये कैसा है, हाफ फील्ड है। आपको मैंने बताया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका जनरल ट्रेंड बच्चे क्या लिखेंगे, यानी कि सबसे ज्यादा क्या लिखेंगे, आर्गन का, फिर किसका लिखेंगे, क्लोरीन का, फिर किसका लिखेंगे, सल्फर का, फिर किसका लिखेंगे, फास्फोरस का, फिर किसका लिखेंगे, सिलिकॉन का, फिर किसका लिखेंगे, एल्युमिनियम का, फिर किसका लिखेंगे, मैग्नीशियम का, फिर किसका लिखेंगे, यानी कि सोडियम का, जो कि क्या है, गलत है। यानी कि सबसे ज्यादा तो आर्गन का होगा, फिर किसका होगा, क्लोरीन का। मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। यानी कि ये क्या करेगा, एक जंप कर जाएगा, ये भी यहां से एक जंप कर जाएगा। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अभी भी आर्गन का होगा, फिर किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, फिर किसका हो जाएगा, फास्फोरस का, फिर किसका हो जाएगा, सल्फर का, फिर किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का, फिर किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम का, फिर किसका होगा, एल्युमिनियम का, फिर किसका हो जाएगा, सोडियम का। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि ये दोनों जनरल ट्रेंड आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड जब भी आएगा दो जगह, और से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
यानी कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर के ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे भरे पड़े हैं और आधे से ज्यादा क्या 90% जनता गलत कर जाती है। मैं तो कई बार क्लास में बताया और फिर भी बच्चे जैसे गलत करके आ जाते हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल से, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एक्सेप्शन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चे याद नहीं रखते हैं, बात को भूल जाते हैं, वो जनरल ट्रेंड वाला ही मार के आ जाते हैं कि इधर से इधर जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हम यानी कि बात करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं मैं लिखता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, हे देना करे रब से फरियाद। और यहाँ पे कौन सा आता है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। मैं फ्रांसियम और यहाँ पे रेडियम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में नीचे की ओर जाओगे तो बताओ रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर जब रेडियस इंक्रीज होगा तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज 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 होगा। मैंने जस्ट कहा कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उस न्यूक्लियस को उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, यानी कि छोटी सी भी एनर्जी देने पे यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम केस होगा कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज करेगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, यहाँ मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट निकालना है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लिखता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बताना चाहेंगे, 1s2 2s2 2p कितना होगा, 4 वेरी गुड। यानी कि इसका बताइए कितना होगा, 1s2 2s2 और यह कितना हो जाएगा, 2p 3 अब यहाँ पे मेरे ध्यान से सुनना कि बच्चे गलती क्या करते हैं। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपने एनर्जी दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 कितनी हो जाएगी, 1s2 2s2 और 2p3। अब यहाँ से ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ से ये जाएगा नाइट्रोजन प्लस में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे को आयनाइजेशन एनर्जी 1 भी निकालनी है और आयनाइजेशन पहले मैं निकाल लेता हूँ ताकि कि आप लोग फिर आप हिट दोगे या एनर्जी दोगे तो ये क्या हो जाएगा, O प्लस प्लस हो जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि 1s2 2s2 और अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1 ओहो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगी, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सेकंड होगी, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। अब आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि अगर मुझसे पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रोजन की ऑक्सीजन नाइट्रोजन है एनर्जी। आप लोगों को दिख रहा है इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ तो यस सर समझ जाओगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या लिखता हूँ, सेकंड लिखता हूँ। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखो कैसा केस है,
हाफ फील्ड, यानी Yes, sir. कि ये हाफ फील्ड केस है, तो बताओ कि किससे इलेक्ट्रॉन यानी कि निकालना मुश्किल होगा, यानी कि नाइट्रोजन से। Half fields. नाइट्रोजन से। हाँ, वेरी गुड। यानी कि अगर जब नाइट्रोजन हाँ से जी। निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की, यानी कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन सेकंड केस में देखिए, अब ऑक्सीजन यानी कि हाफ फील्ड हो गया, तो यानी कि I2 किसका ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो है ऑक्सीजन का हो जाएगा। Oxygen. ओके, यानी कि इस प्रकार से आप, अब देखो यानी कि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इसको ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फटाफट से बनाइए। कॉपी कलम लेके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? Yes, sir. सर हम तो मोबाइल लेके बैठे हैं। यस सर। जो लेके बैठे हैं वो बनाइए, और जो मोबाइल लेके आए हैं वो भी बनाइए, ठीक है। Sir, N has more ionization energy. वेरी गुड सर, थैंक यू। ठीक है, अब मैं बना देता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। 1s2 2h2 और 2p3, ठीक है। अभी मैं कंफ्यूजन पैदा करता हूँ सेजल, आप मेरे आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p2, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। यहां से मैंने sir. निकाला n+, ठीक है, और यानी कि यहां से मैंने निकाला 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से मैंने निकाला n++ और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी 2 क्या होगी, ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। उस हिसाब से Yes. आंसर कौन सा सही होना चाहिए, बताइए। अब बताइए सर, आप हमें फंसा रहे हो, हम नहीं फंसने वाले हैं। Sir, question repeat करो. मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी फर्स्ट से, वो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की ज्यादा होगी। आपको मैंने इस तरह के बताया था आयनाइजेशन सक्सेसिव में। Yes, sir. मैंने क्या कहा था कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पे क्या है, n+ है। अब क्या करोगे सर, कैसे बताएं? खैर चलिए मैं बताता हूं कि जब भी हाफ फील्ड होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबल वाले कंपाउंड से यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी कंपैरिजन टू n+ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इसका। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से यानी कि जो है इस प्रकार से जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। चलिए अब आप इसको बनाइए। सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है, आप लोग जो है फटाफट से बनाते चलिए, सीखते चले जाइए। अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। हाँ, किन्हीं को लग रहा हो कि सर मुझे ये पॉइंट ना समझ में आया, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेधड़क बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर फर्स्ट का Sir, सी। option A. ओके, फर्स्ट का आपसे पूछ रहा है लोएस्ट, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, लोएस्ट। मैंने क्या कहा था, Sir, A. जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी। सी ऑप्शन सर। ओके, वेरी गुड। जब आपको तब कंपैरिजन करना है जब वो क्या हो जाए, सेम ऑर्बिट में हो। लेकिन जब वो, मैं कह रहा हूँ उसके नीचे है, तो यानी कि उससे कम ही लगेगा, हमेशा कम लगेगा। यानी कि ऊपर वाले से नीचे वाले में जो निकालने में हमेशा कम एनर्जी लगेगा, चाहे कैसा भी हो। तो यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा, तो यानी कि खैर अब आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ 2p6 होना चाहिए तभी तो ऐसा होगा।
खैर ये बुक वाले ने लिखा हुआ है, अब उनकी इच्छा है, तो यानी कि उन्होंने जिस प्रकार से लिखा था मैंने भी जो आप लोगों को लिखा। और लेकिन हमें पता है कि जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप लोग बनाइए डी, तो सॉरी डी करो, अगला प्रश्न। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग, क्योंकि सारे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। Sir, B. क्या हो जाएगा? B. डी डी कि बी? डी सर बी। डी B. ओके Sir, B. ओके, वेरी Sir, गुड। A. ओके, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, कैसे? B. आप देखो यहाँ पे कि अल्कली मेटल कौन से ग्रुप को कहते हैं? अच्छा, मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं बताया ना, क्योंकि आपका यही क्लास छूटा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, First group. हाँ फर्स्ट ग्रुप को, ठीक है, वेरी गुड। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पे मैं जो है पोटासियम, मेरे को इतना जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कहता है हाइड्रोजन हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन अल्कली मेटल ड्यू टू इट्स। अच्छा, मैंने एक और बात नहीं बताई आपको शायद, कि सीजियम का जो होता है ना, वो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि सीजियम का जो होता है वो क्या होता है? लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इन द पीरियोडिक टेबल। आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट किसका था? हीलियम का। लोएस्ट किसका हो जाएगा? यानी किसका हो जाएगा? सीजियम। यानी कि नीचे की ओर जाओगे तो यानी कि साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। हमसे पूछ रहा है हाइड्रोजन का हाई क्यों है? क्योंकि इसका साइज कैसा है? छोटा है, तभी तो यानी कि इसके अल्कली मेटल में यानी कि ज्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है बी हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? अच्छा, आप लोग ये इसके नीचे एरो दिया था इसलिए ऐसा सोच रहे थे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैंने No, बाद sir. में दिया था, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो, यानी कि आपसे पूछ रहा है, आप लोग बनाइए, मैं फटाफट से आप लोगों को 1-2 मिनट का देता हूँ, मेरे पास फिर शायद इसका अगला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है मेरे पास, जल्दी बनाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि अब मेरे पास 10 मिनट बचे हैं। Sir, D. ओके, सर ठीक सी है, ये मल्टीपल आंसर है, ठीक है। वैसे आपने सजल बिल्कुल सही आंसर दिया। अगर आपने डी कहा है तो ए भी तो होगा, सेम ही चीज तो है, नाइट्रोजन बड़ा है फिर कार्बन है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी। चाहे जो भी मल्टीपल में था, चीजें एक ही चीज को घुमा फिरा के लिखा है। अब देखो, आपसे पूछ रहा है कि इसके अनुसार से अगर मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मेरे पास इतना यही 3 दिया है। ये बेरिलियम यहाँ आता, लेकिन बेरिलियम तो है ही नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया है। यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इस प्रकार से होगा, यही 3 का मुझे निकालना था। तो खैर, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का। कहाँ है? यहाँ पे, और ए, और यानी कि क्या हो जाएगा? डी। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड वन बनाइए, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको मैं बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 मिनट चाहिए ताकि कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी जो है कुछ चीजें बता सकूं। अब देखो, आपको एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया था, याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में 13.6 इंटू क्या फॉर्मूला था? यानी कि जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और किस में निकालना था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर जेड यानी कि हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन यानी कि फर्स्ट स्टेट है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13.6। यानी कि अगर जे इस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है? -13.6। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको हायर में भेजना है, यानी कि एनर्जी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 13.6। ये इसकी एनर्जी है, मुझे क्या करना है? यानी कि ये जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा?
यानी कि कितना रिलीज करेगा, तो यानी कि जो है 13.6 यानी कि प्लस में आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है पी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए मैं बना दूं। आपसे पूछ रहा है क्योंकि समय भी कम है। जनरली द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज अलोंग अ पीरियड, यानी कि जिनकी क्या हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी अलोंग अ पीरियड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन ऑन विच इज नॉट एक्सेप्शन। देखो नाइट्रोजन की अगर आप बात करो तो यानी कि इस डायरेक्शन में जाके ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है, बेरिलियम क्या हो जाता है, बोरॉन से। मैग्नीशियम यहाँ पे देखो अगर आप लिखोगे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यानी कि मैग्नीशियम का ऑलरेडी इससे ज्यादा है, ये यहाँ पे आता, लेकिन ये क्या है, यानी कि बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जब भी हो जाएगा। मैं फिर से समझाता हूँ कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो पीछे वाला होना चाहिए वो ज्यादा आगे हो जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे देखो ये आगे आ जा रहा है, ये भी आगे आ जा रहा है, ये भी आगे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम ऑलरेडी ज्यादा, भले मैग्नीशियम एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे सोडियम से हमेशा वैसे भी पहले ज्यादा था। एक्सेप्शन तो उसको कहेंगे, अब मान लो कि मेरे से आगे यानी कि कोई है तो यानी कि हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी क्लास में से आके अगर जो किसी ने उसको पीछे कर दिया यानी कि वो लड़का अच्छा किया ना, यानी कि अब वैसे भी वो मेरी क्लास है, यानी कि 12th का बच्चा है, तो यानी कि आपसे ज्यादा नंबर लाएगा। यानी कि इस प्रकार से ये सोडियम यानी कि क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या सब कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि, और जैसे कि मैं कहूँ आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख दूं, यानी कि मैं लिखता हूँ सेकंड वाले, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, मेरे को इतना ही से जरूरत है। ये बेरिलियम यहाँ आएगा और ये नाइट्रोजन यहाँ पे आके शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम में एल्युमिनियम आके शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन सोडियम यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर रहा है पीछे वाला, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा। चलिए अब मेरे पास यानी कि जो है कितने 6 मिनट बचे हुए हैं। 6 मिनट में आपको मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ वही देने का मैं प्रयास करूंगा। कहता है आपको याद हो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मैंने बताया था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbital, इट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये मान लो न्यूक्लियस है। अब मैं चाहता हूं, पहले मैं यहां से निकालता था, अब मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पे यानी कि क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, अब जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यानी कि जब कोई भी बाहर से, जैसे मान लो कि शायद आप लोगों को अगर नहीं पता, दिल्ली जैसे शहर में मान लो मेरे पास एक रूम है। अब अगर जब मुझे क्या कर जाए, कोई आ जाए, यानी कि अगर जब आ जाएगा तो यानी कि मेरी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मेरी आयनाइजेशन, मैं क्या करूंगा, कुछ एनर्जी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, गुस्सा करके, तुम ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ऐसे ही करते हैं ना घर में भी। देखना जब कोई मेहमान आ जाते हैं, अगर जो किसी को नहीं रखना है तो आपस में ही लड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा,
कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हो जाएगा तो यानी कि क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जिस कारण से क्या करता है, एनर्जी जो है ये रिलीज करता है। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा, ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, कोई बताएंगे किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, क्या अंतर दोनों सेम होता है या फिर थोड़ा सा अंतर होता है? थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है मैं बताऊंगा। पहले मैं ये समझाता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है। एफिनिटी का मतलब होता है टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स लव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लव करने की टेंडेंसी, यानी कि अपने पास रखने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप अगर जब देखोगे तो एफिनिटी का मतलब होता है लव टुवर्ड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। अगर जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यानी कि वो कहता क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी दे रहे थे। एफिनिटी में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एनर्जी क्या कर रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं, वहां रिलीज करने के लिए, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, यानी कि जो है लेने के लिए। जस्ट अपोजिट है दोनों चीजें। यानी कि इसी चीज को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी भी यूनिट क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। खैर, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या अंतर होता है। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ये थर्मोडायनेमिकल टर्म है, बस साइन का अंतर होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो जाएगा, एफिनिटी। मुझे बस माइनस का साइन का अंतर होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, Eg इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा एच Eg। ठीक है। यानी कि अगर जब वो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी के टर्म में लिखना है बस, यानी कि क्या करते हैं, Eg को यानी कि क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा Eg, यानी कि जो इस प्रकार से लिखते हैं। इसकी यूनिट वही होती है, और यानी कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, मान लो इसकी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की, कोई तो बताइए। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -8 यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दिया हुआ है, 8, यानी कि माइनस डेल्टा एच ई हो जाएगा, और डेल्टा एच ई जी क्या हो जाएगा, -8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसको लिख सकते हो। अगर जब भी आपसे पूछा जाए, इसके क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। मैं यहाँ पे बात करता हूँ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। क्या होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी मेरे एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे ई ले रहा हूँ। ठीक है। अगर मैंने क्या कर लिया, ई ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, ई माइनस होगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट निकलेगा। ठीक है। अब यानी कि ई माइनस है, आप फिर से यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ई माइनस माइनस माइनस, इसको 3 माइनस भी कह सकते हो। मैं यहाँ पे
अगर जो आपकी इच्छा हो तो शॉर्ट फॉर्म में 3 माइनस में लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये केस हो गया। अब देखो, यानी कि मेरे पास यानी कि क्या है कि मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा। अब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि EA1। दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यानी कि जो EA2 एनर्जी रिलीज होगी, और EA3। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर जो घर में कोई मेहमान आ जाए तो यानी कि क्या होगा, ठीक है चलो थोड़ी बहुत कम है, लेकिन दूसरा आ जाए तो बहुत ज्यादा यानी कि जो है क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। यानी कि एनर्जी जो सबसे ज्यादा रिलीज होगा वो कब होगा, जब आप 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। फिर कितने को करोगे, यानी कि सेकंड को करोगे, फिर किसको करोगे, यानी कि जो है फर्स्ट को करोगे। ओके, यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, इसका जो है ऑर्डर है। मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। और